हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी है सनटेक रियलिटी बोलकर। बेसिकली रियल एस्टेट की कंपनी है और इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। बेसिकली उस कंपनी को मैंने डिस्कस भी किया था, उसका बिज़नेस मॉडल भी समझाया था और साथ ही साथ उसको मैंने जो है उसका क्वार्टर का रिज़ल्ट था वो भी एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये बॉम्बे में है, बॉम्बे स्थित कंपनी है। बॉम्बे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं रियल एस्टेट के उनको हैंडल करती है। ये बेसिकली ये मैंने इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इसका रिज़ल्ट मैं कहीं देख रहा था, सुन रहा था अचानक, और फिर उसके बाद मैंने इसको नोटिस किया था। तो इसका रिज़ल्ट मैं तब से फॉलो अप कर रहा हूँ। बेसिकली उस क्वार्टर में जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा था, आज से करीब करीब मुझे लगता है 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर पहले से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। बेसिकली ऑलमोस्ट साल भर हो गए, तो वहाँ से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ करीब साल भर से। तो ये कंपनी तब मेरे पास एज एन न्यू कंपनी थी। मैंने जस्ट एज इफ़ मैंने इसके रिज़ल्ट्स को देखा मैंने, और देखने के बाद फिर कॉन कॉल सुना, तो जस्ट एक फ़्लो में तैयार हो गया है। तो ये कंपनी मैं ट्रैक कर रहा था। हाँ, मैं अपने चैनल पे ये दूसरा क्वार्टर होगा जिसका मैं रिज़ल्ट यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो सबसे पहले समझा दूँ आपको, सनटेक रियलिटी बेसिकली एक रियलिटी बेस्ड रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी है। और ये जो है बेसिकली मुंबई की मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एमएमआर भी कहते हैं, जो कि मेरे लिए भी एक नया टर्म था। तो एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में जो है इनके कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। बेसिकली ये जो बनाते हैं इनका प्रोजेक्ट, अगर इनके प्रोजेक्ट्स को आप देखें तो इसको 3 रेंज में हमको डिवाइड करना होगा। एक होता है ऊबर एंड अल्ट्रा लग्जरी सेक्शन, जिससे इनका रेवेन्यू करीब करीब 38% आता है। और एस्पिरेशनल लग्जरी जो है वो हो गया करीब करीब इनके 34% ऑफ द रेवेन्यू का हिस्सा। और प्रीमियम लग्जरी है जिसका हिस्सा 29% है। तो बेसिकली अब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जो प्रीमियम लग्जरी हुआ वो सबसे महंगे माने रियल एस्टेट के रूप में देखा जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूड होगा। और एस्पिरेशनल और ऊपर लग्जरी में माने ठीक ठाक। अब आप इसको ऐसे देखें कि कंपनी जो कि बॉम्बे में ऑपरेट करती है, तो बॉम्बे में यूजुअली जो मैंने एक जर्नल सेंस पाया है कि कम से कम 1 BHK का घर भी अब करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। और आप जिस इलाके या वहाँ रहने जा रहे हैं, तो ये 1 BHK का घर भी अब 1 करोड़ से 2 करोड़ का होगा। तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ इनके प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से और वहाँ की वैल्यूएशंस के हिसाब से इस वैल्यू को तय किया जाता है। तो जनरली 1 BHK का घर अगर बम्बई में आप खोज रहे हैं तो वो 1 करोड़ से 2 करोड़ कोई माने इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। माने बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ की वैल्यूएशन मांग ली जाए आपसे। तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK बहुत ही कम लोगों के पास, जिनके पास जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हुए उनके पास 3 BHK की डिमांड आती है। तो उसको मैं एक तरीके से प्रीमियम लग्जरी कह सकते हैं। उनकी बनावट भी अलग होती है एंड वो अलग तरीके के घर होते हैं। इवन एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस तरीके का सेगमेंट वहाँ ग्रो इस वजह से भी कर रहा है। तो बेसिकली ये 3 इनके सेगमेंट हैं जिसमें कि कंपनी जो ज़्यादा फोकस कर रही है वो ऊबर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी और एस्पिरेशनल जो लग्जरी है उस पर ज़्यादा फोकस है कंपनी का। जो प्रीमियम लग्जरी है वो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सेल भी नहीं दिखती है, और एक्चुअल में बहुत ही वैसा चल रहा है। आप ये समझे रियल एस्टेट का जो मामला है वो बहुत ही वैसा नहीं है कि मैंने सब जगह रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर पूरे इंडिया में कुछ सेक्शन वाइज को अगर देखा जाए तो एमएमआर में जो है सबसे ज़्यादा है डिमांड। उसके बाद बेंगलुरु, पुणे, इवन एनसीआर जो है, ये इंडिया के वो टॉप माने वो इलाके हैं जहाँ पर लोग एस्पिरेशंस रखते हैं कि हमारा घर वहाँ। तो काइंड ऑफ इस तरीके का एक, मैंने इसको अगर रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करें तो किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा दाम है, तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एमएमआर में, उसके बाद फिर आपका जो पूना का इलाका हुआ और बेंगलुरु कर्नाटका में, और इवन एनसीआर जो है, ये वो प्रीमियम लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग घर लेने का एस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन बहुत हाई है घर की। समवेयर अराउंड माने 1 करोड़ के नीचे तो कोई बात नहीं रही इन सारे ही इलाकों में, बल्कि इसके ऊपर चले जाते हैं। तो सिचुएशनली वैसा है। तो खैर,
कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो अभी तक का जो इनका जीडीपी वैल्यू आ रहा है, जीडीपी वैल्यू क्या हुआ, इनके जो टोटल माने वो है कि कितने रूम्स या कितने ग्रॉस से इनका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बेसिस पे कितना जो ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यूएशन जाकर खड़ी होगी। तो वो इस क्वार्टर में हाईएस्ट पहुंच गई है, करीब करीब 39,100 करोड़ के आसपास वो नंबर पहुंच गया है, जो कि नहीं था। और कंपनी ने गाइडेंस ये किया है कि अगले 3 से 4 साल में ये डबल हो जाएगा। 3 से 4 साल का डबल होने का मतलब है, कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 25 से 30% के रेंज के आसपास, अगर कंपाउंडिंग बेस में देखें तो उसके आसपास ही कहीं ये ग्रो करेंगे। तो ये 3 से 4 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको डबल कर ले जाएंगे। कंपनी ने एक सब्सिडरी खोली है दुबई में, जहाँ से सेल्स रूम वो अपना लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ उनके दुबई में भी प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट उनका सारा उन्होंने सब कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है। बेसिकली उनका वहाँ अब एक सब्सिडरी खरीदी थी तो उसका एक ऑफिस उन्होंने ख़रीद लिया, जो कि फाइनलाइज़ हो रहा है। मैंने फाइनलाइज़ नहीं कहूँगा, मैंने बिल्कुल रेडी हो रहा है। ऑलमोस्ट कॉन कॉल में तो यही बताया गया कि रेडी है। एक्सपेक्टेड है Q4 में दुबई का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे, जैसा कि पिछले कॉन कॉल्स में वो बताते आए हैं, और अभी भी टाइमलाइन वही है, कोई टाइमलाइन में चेंज नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि दुबई का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर देंगे Q4 में। बॉम्बे में जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो, और मैं आपको डिटेल्स दे दूं तो बेसिकली आपको समझने में आएगा। वसई में, नायगांव में, मीरा रोड पे, ओशीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, कल्याण, आरोली और वसई, ये सारे जो हैं उनके ऑनगोइंग जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अपकमिंग इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निसिपिन रोड पे, बैंड स्टैंड, अधेरी, बोरीवली और मीरा रोड पे इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपकमिंग आने वाले हैं। बेसिकली अगर डिवाइड करें इनके अलग अलग सेगमेंट में, तो ऊबर एंड अल्ट्रा लग्जरी में इनका सिग्नेचर आइसलैंड है, जो कि BKC में है, और नीपियन सी में भी है इनका है, और डाउनटाउन दुबई में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो ये उनका ऊबर और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में होगा। और बांद्रा वेस्ट में भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रीमियम लग्जरी में जो इनका है वो गोरेगांव में एक प्रोजेक्ट है, और सनटेक ने जो है इसके साथ साथ वसई में भी एक प्रोजेक्ट किया है। इस एक सनटेक का मीरा रोड पे स्काई पार्क बोल के एक है, जो कि मैंने, अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास मैंने देखा। उसका शायद कहीं यूट्यूब पे उनका कोई ऐड भी चल रहा था कंपनी का। तो अंधेरी वेस्ट में भी इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रीमियम लग्जरी में होगा। और ख़ास बात यह है कि एस्पिरेशनल में सनटेक वर्ल्ड नायगांव में ये बना रहे हैं, और एक इनका कल्याण में भी बन रहा है, जिसका नाम शायद क्रिसेंट पार्क है कल्याण वाले प्रोजेक्ट का। तो काइंड ऑफ इस तरीके का चल रहा है कंपनी का जो इस तरीके की इनकम जो आती है। तो कंपनी का 2 तरीके से इनकम आती है। बेसिकली ये क्या करते हैं, मैंने कंटिन्यूअसली जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं वहाँ पर, बेसिकली ये पूरा एक सरल भाषा में आपको समझाऊँ तो ये पीस ऑफ लैंड खरीद लेते हैं। अब वहाँ क्या करते हैं, पहले एक टावर बनाते हैं। तो जैसे जैसे ये टावर बनाते जाते हैं तो उसके बुकिंग्स एंड कलेक्शंस चलते रहते हैं। माने कुछ लोग प्री बुक करते हैं, सरल भाषा में आपको बिज़नेस समझाने के लिए, कि जैसे पीस ऑफ लैंड इन्होंने ख़रीदा और इन्होंने प्लान किया है कि वहाँ पर अगर हम ठीक से बनाएंगे तो 3 से 4-5 टावर्स बना सकेंगे। तो ये क्या करते हैं, वो जगह पीस ऑफ लैंड खरीद के एक टावर बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही टावर बनना शुरू होता है तो जैसे जैसे वो बनता जाता है वैसे वैसे इसको उसकी वो प्री बुकिंग और कलेक्शंस लेना शुरू करते हैं। जैसा जैसा उनका काम होता जाता है वैसे वैसे उसके कलेक्शंस भी लोगों से अचीव करते रहते हैं। और जैसे ही उनको ये लगता है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई, उनको समझ में आया कि यहाँ 400 फ्लैट बनेंगे या 300 फ्लैट बनेंगे, तो उसकी बुकिंग को वो बनाने के साथ साथ ही स्ट्रक्चर चालू करने के बाद से ही वो उसकी बुकिंग लेने के लिए ओपन हो जाते हैं। और वहाँ से लोगों के कलेक्शंस और पैसा आता है, और पैसे को ही यूज़ करके वो मैंने उसको फिनिश करना शुरू करते हैं। तो एडवांसेस लेते जाते हैं कस्टमर्स से और प्रोजेक्ट को करते जाते हैं। इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का जो है वो 0.04% पे है। तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। कैश फ्लो जनरेटेड इस क्वार्टर में 252 करोड़ का तो कैश फ्लो जनरेट किया कंपनी ने। तो कोई डेट भी नहीं है कंपनी के। इनका मैनेजमेंट जो है इनको हेड करते हैं कमल खेतान, जो कि हेड है, इनके चेयरमैन है, MD है। तो उनका कॉल में था, तो उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर कोई डेट हमने रखा भी नहीं है, हमारा कैश बुक भी बहुत सही है, कैश फ्लो भी हमारा सारा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, और कोई हमारा इसमें नहीं है। तो हम बेसिकली प्री बुकिंग और कलेक्शन साथ में कंटिन्यू करते हैं, और जैसे ही हमको ये लगता है कि इसमें से हमारा मैंने फ्लैट्स की संख्या कम हो रही है, तो हम बगल का टावर जो है उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं।
तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सेगमेंट वाइज वो उस पीस ऑफ लैंड को पूरा डेवलप कर देते हैं, जिसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ कंपनी का एक और तरीका है कि वो रेंट पे भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लोगों को देते हैं, माने उन्होंने उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर दिया और कंपनी के पास करीब 5,000 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप है जिसको वो रेंट पे देते हैं। ये 3 साल का अगर आप इस फिगर को देखें तो 60-70 करोड़ का उनको रेंट आता था पहले। अब वो फिगर बढ़कर इस क्वार्टर में करीब करीब उनका ये मानना है कि इस साल में उनका 320 करोड़ का रेंट आएगा सिर्फ। तो वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर, अब ख़ास बात ये है मुंबई में फिर लोग घर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख और 5-5 लाख रुपए तक का रेंट दे के लोग रहने को तैयार हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क। बिकॉज आप जानते ही हैं कि बहुत ही एस्पिरेशनल होता है, जिसका कोई छोटा प्रोजेक्ट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी हुआ तो लोग रेंट पे देकर छोटे एग्रीमेंट्स के बेसिस पे रह लेते हैं वहाँ पर और अपना काम किया और वहाँ से निकल आए। तो इस तरीके का भी अब ये एक तरीके का रियल स्टेट में इस तरीके का चेंज आ गया है कि कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहता, तो कंपनियां भी अपने आप को पिवट कर रही हैं इस तरीके से कि वो रेंट पे भी प्रॉपर्टी दें। तो ये एक तरीके से एन्युटी पोर्टफोलियो हो गया कंपनी का कि वो इसमें जो है इन्होंने बेसिकली सनटेक के 2 प्रोजेक्ट हैं जो बीकेसी और इसमें, जिसको इन्होंने लीज पे दे रखा है फॉर 29 ईयर्स। तो मैंने उस प्रोजेक्ट का बेसिकली इनको ये है कि वो उसका कोशिश ये कर रहा है कि इसको रेंट पे देकर लोगों को और उनसे भाड़ा चार्ज कर लेती है कंपनी, तो जिससे कि कंपनी का इनकम और भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने बेसिकली आप समझें कि किसी को अगर हर महीने आपको कहीं का रेंट मिल रहा है और इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही है ओशीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जो कि भी इस रेंट के बिजनेस के बेसिस पे रहेगा। तो कंपनी का बेसिकली जो है बिजनेस मॉडल ये है। और अगर कोई आप भी इस कंपनी को ट्रैक करें, देखें, समझें, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। कंपनी के रिजल्ट एंड फिनेंशियल्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो प्री सेल जो आया है कंपनी का इस महीने, प्री सेल्स माने होता है जो प्रोजेक्ट्स इनके बन रहे हैं या बनकर तैयार होने वाले हैं उन पर जो ये सेल कर रहे हैं, तो वो करीब करीब 702 करोड़ का इन्होंने सेल किया है इस क्वार्टर में, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे 34% का ग्रोथ है। कलेक्शन जो है माने कलेक्शन जिन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने, जिन लोगों को है बेचना शुरू किया है या फिर उनसे कुछ एडवांसेस लिए हैं, तो वो 331 करोड़ का नंबर है और जो कि 24% से बढ़ा है। सेल्स इस महीने का सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस कह लीजिए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि बाकी बिजनेस में हम पकड़ते हैं कि सेल का क्या फिगर है सरल भाषा में, तो वो 252 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से 49% बढ़ा है। तो मैंने सेल बढ़ी है 49% से। इबिट्टा लेवल फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 78 करोड़ है, जो कि पिछले साल से 108% बढ़ा है। तो मैंने कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो इबिट्टा लेवल पे तो ऑपरेटिंग लेवरेज दिख रहा है बहुत क्लियरली, लेकिन पैट लेवल पे वो ऑपरेटिंग लेवरेज अभी नहीं दिख रहा है। पैट जो है वो 49 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 35 करोड़ था। तो इसमें ग्रोथ जो है वो 41% की दिख रही है। तो सेल 49% की है और पैट जो है वो 41 पे है। तो इट्स गुड बट इट्स नॉट ब्रिलियंट, माने ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा। आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, मेरा ये मानना है कि Q3 एंड Q4 विल बी ग्रेट। तो एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेटिंग लेवरेज आगे चलकर ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। और आप इसको एबिटा मार्जिन अगर देखें तो 31% है, माने जो सेल है उसका 31% एबिटा मार्जिन है और पैट मार्जिन 19% है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल पूरा रिजल्ट, जो कि अच्छा लग रहा है। इनकी एक्सपेक्टेशन और कॉन कॉल में जो बताया गया वो ये है कि ये प्रयास कर रहे हैं नेपियन सी का जो प्रोजेक्ट है और मीरा रोड के प्रोजेक्ट है, तो कोई कंपनी ने कोई खुलकर नहीं कहा, क्योंकि बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें, तो कुछ अप्रूवल्स के कारण चीज़ें रुकी हुई हैं। इवन ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में, तो वहाँ पर अलग अलग सबब्स पे तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई का भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, मीरा रोड वाला प्रोजेक्ट और नेपियन सी वाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। कोई टाइमलाइन पर्टिकुलरली नहीं कहा है, लेकिन जैसे कि उनकी बातचीत से लगा, एक्सपेक्टेशंस है कि वो Q3 या Q4 में दुबई वाले के लिए बोल रखा है इन्होंने, जो कि मैंने पहले भी कवर किया था। नेपियन सी का भी Q4 में एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से सेल और फिगर बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये वो प्रोजेक्ट्स बनकर शुरू होना है। एक और कोई प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की, दैट वाज इन उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या तो नाम बताया उन्होंने, कोई जगह का नाम था, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो उसका डेमोलिशन एक्चुअल में चल रहा है, उन्होंने ये बताया।
बसेरा ना क्या ऐसे कुछ नाम था, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ का डेमोलिशन चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है अगले 10 से 15 दिन में उसका डेमोलिशन कंप्लीट होगा और वो एडवांस स्टेज पे उनका अप्रूवल चल रहा है। जैसे ही उनको अप्रूवल मिल जाता है और रेरा में, आप जानते ही है कि दे आर माने प्रोफेशनल बिजनेसमैन, तो वो सारे रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रेरा में प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने से क्या होता है, उसकी लोगों को वैल्यू समझ में आती है बेसिकली। तो काफ़ी अलग अलग नाम से है। एक और नया इन्होंने ब्रांड अमानसा बोल के जिसको लॉन्च करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है और ज़्यादातर प्रोजेक्ट लॉन्चेस जो हैं वो Q3 और Q4 में एक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर Q4 में। तो ये था कंपनी का पूरा एनालिसिस। 15 मिनट का वीडियो हो गया, मैं इसको जस्ट क्लोज करने की कोशिश करूँगा। आप अपने कंपनी का, इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का आप एनालिसिस स्वयं करें। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें, मुझे जितना जो नॉलेज होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।